Okay, so next chapter, Prevention of Money Laundering Act, पामला 2002 2002। एक्ट का पर्पस क्या है? एक्ट का दो पर्पस है, ट्विन पर्पस है। सबसे पहला है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, और सेकंड पर्पस है टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम या इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। पहले है कि टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा टू कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम या इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशंस। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी में लिखा है कि वही डेफिनेशन होगा जो सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 में लिखा है, following person shall be guilty of the offence of money laundering, following person shall be guilty of the offence of money laundering, whosoever directly or indirectly, whosoever directly or indirectly attempts to indulge, knowingly assist or knowingly is party, knowingly is assist or knowingly is party, is actually involved in any process activity connected with proceeds of crime, in any process activity connected with proceeds of crime, including concealment, possession, acquisition, use, or projecting or claiming it as untainted property, including concealment, possession, acquisition, use, or projection or claiming it as untainted property। ये था डेफिनेशन पूरा। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस का 3 स्टेप होता है। PLI, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ब्लैक मनी को सबसे पहले प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट मतलब इंजेक्शन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लेयरिंग, टू हाइड द ओरिजिन, टू मूव मनी इन वेरियस ट्रांजैक्शंस। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, मनी एंटर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम, एंड ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज ऑब्लिटरेटेड, obliterated obliterated ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज ऑब्लिटरेटेड, मतलब उसके बाद तो वाइट मनी बन जाता है। ये था सेक्शन 3, डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर एक वर्ड लिखा था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू में। उसका मतलब है एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और obtained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंसेस, या फिर any or the value of such property, or if the property is held outside India, property equivalent in value held within the country or abroad। फिर से एक बार, any property derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity related to the schedule offenses, or the value of such property, or where the property is held outside India, property equivalent in value held within the country or abroad। इसके बाद प्रॉपर्टी का मीनिंग मीन्स सारा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इनमूवेबल, tangible or intangible, and includes deeds या instruments evidencing title या interest thereof, मतलब सारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी includes property used in commission of the offense in this act। शेड्यूल ऑफेंसेस मतलब वही सब ऑफेंसेस जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में लिखा हुआ है। पार्ट बी में तभी होगा जब वो मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी में तो पार्ट बी सेकंड वाला पार्ट बी में तभी होगा जब मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ होगा। अटैचमेंट मतलब कोई भी प्रोहिबिशन लगाना प्रॉपर्टी पे। कैसा प्रोहिबिशन? तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो मूवमेंट नहीं कर सकते। ट्रांसफर, कन्वर्जन, मूवमेंट पे प्रोहिबिशन को अटैचमेंट बोलते हैं। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग और साइफनिंग ऑफ फंड्स में डिफरेंस ये होता है कि कोई भी मनी सिर्फ अर्न कर लेना या फिर डिराइविंग एनी प्रॉपर्टी बाई कमिटिंग अ क्राइम डज नॉट अमाउंट टू मनी लॉन्ड्रिंग, दो इट मे अमाउंट टू साइफनिंग ऑफ फंड्स। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी को डिराइव ऑब्टेन करना थ्रू कमिटिंग अ क्राइम विच अमाउंट्स टू शेड्यूल ऑफेंस, एंड उसके बाद देन प्रोजेक्टिंग सच प्रॉपर्टी एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें दो केस है, पहला नॉर्मल केस, दूसरा स्पेशल केस। नॉर्मल केस में है 3 to 7 years का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड फाइन विदाउट एनी लिमिट,
और जो स्पेशल केस है वो तब एप्लीकेबल होगा जब दी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेट्स टू ऑफेंस ऑफ पैरा 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल। ऊपर में पढ़े थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी में मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ था, ये पार्ट ए वाला है। पार्ट ए का पैरा 2, पार्ट ए का पैरा 2 जो कि है एनडीपीएस एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ तो एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसमें अगर कोई ऑफेंस हो जो कि पार्ट पैरा 2 ऑफ पार्ट ए में आता है उसका कोई हो तो इसमें है 3 to 10 years एंड फाइन विदाउट एनी लिमिट। उसमें था 3 to 7, इसमें 3 to 10। क्या? रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड फाइन एंड फाइन दोनों में विदाउट एनी लिमिट। ये था सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। आगे प्रोविजन से अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कन्फिस्केशन, ये सब से रिलेटेड। सबसे पहले सेक्शन 5 जो है प्रोविजनल अटैचमेंट। ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर ऑफ रैंकिंग नॉट लेस देन अ डिप्यूटी डायरेक्टर, मतलब डिप्यूटी डायरेक्टर के ऊपर या फिर वो या उसके ऊपर का होना चाहिए और उसको डायरेक्टर का ऑथराइजेशन हुए होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टर खुद नहीं है तो वो ऑर्डर पास करेगा। कैसे ऑर्डर पास करेगा? बेस्ड ऑन मटेरियल इन हिज पोजीशन एंड हिज रीजंस टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग। Based on materials and its provisions and reasons to believe recorded in writing that any person is in a possession of proceeds of crime and such proceeds of crime is likely to be transferred या concealed या dealt with manner which is likely to frustrate proceedings with respect to its confiscation। ये and है इसमें ना, with respect to its confiscation it may be ordered in writing to provisionally attach such proceeds of crime for a period not more than 180 days, मैक्सिमम 180 दिन के लिए कोई भी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिसका रैंक डिप्यूटी डायरेक्टर या उससे ज़्यादा हो वो बेस्ड ऑन मटेरियल इन हिज पोजीशन रीजंस टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग बोल सकता है अगर कोई भी पर्सन के पास पोजीशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के पास एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड, कंसील्ड या डेल्ट विद इन सच मैनर व्हिच इज लाइकली टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स, तब वो ऑर्डर कर सकता है प्रोविजनली अटैच करने के लिए। ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उसको या तो मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट कराना और भेजना होगा या फिर कोई कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा भाई एनी ऑथराइज पर्सन विद द मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, कोई भी कन्फिस्केट अगर नहीं करे और प्रोसीडिंग्स उससे फ्रस्ट्रेट होना चाहिए तब ये जो प्रोवाइजो था ये मजिस्ट्रेट वाला उसको इग्नोर कर सकते हैं कि अगर टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, उससे कोई प्रोसीडिंग्स फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तब इसको छोड़ो, खुद ही जाके सीधा ऑर्डर पास कर दो। अच्छा, जो 180 दिन का ऑर्डर मतलब मैक्सिमम 180 दिन के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, वो 180 दिन का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कोई भी हाईकोर्ट का स्टे उसमें नहीं गिना जाएगा और हाईकोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद 30 दिन बचना चाहिए ऑर्डर का। 30 दिन से कम बचा है तो उसको 30 मान लेंगे, 30 से ज़्यादा बचा है तो जितना बचा उतना मान लेंगे। अच्छा, ऑर्डर के जस्ट बाद ऑर्डर का कॉपी और जो मटेरियल को जो पोजीशन कर लिया है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवेलप में भेज देना चाहिए। मतलब जो मटेरियल इन पोजीशन है ना जिसके बेसिस में वो बनाया है और जो ऑर्डर है वो उन दोनों को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवेलप में तुरंत भेज देगा आफ्टर पासिंग द ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर का जो वैलिडिटी है, ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी ऑफ 180 डेज या फिर ऑर्डर कंफर्म, ऑर्डर को कंफर्म कर दे रहा है कि प्रोविजनली को फाइनल अटैचमेंट कर दे रहा है या फिर 180 दिन पार हो गया, जो भी पहले हो गया उस समय ऑर्डर का इफेक्ट सीज हो जाएगा। नॉर्मल सा बात था। इसके आगे ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ पर्सन टू एंजॉय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो अपना जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इंटेलेक्चुअल, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको एंजॉय करने का राइट है पर्सन को। अच्छा, प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद 30 दिन के अंदर एक फॉर्मल कंप्लेन जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। पहले उसको बता दिए क्या क्या था और अब कंप्लेन करेंगे प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, पूरा सब कुछ डिटेल्ड में रिपोर्ट बना के कंप्लेन करेंगे विद इन 30 डेज। नेक्स्ट सेक्शन 8 एडजुडिकेशन बाय द एडजुडिकेशन अथॉरिटी। उसको जब पूरा रिसीट मिलेगा कंप्लेन का अंडर सेक्शन 5(5) वाला जो पहले सबसे लास्ट में वो दिया था, या फिर उसको 17-18 में एप्लीकेशन मिले, 17-18 आउट ऑफ सिलेबस है, एप्लीकेशन मिले, तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर रीजंस टू बिलीव है, नॉट येट प्रूव्ड, ओनली रीजंस टू बिलीव दैट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस इज कमिटेड और
पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तब एडजूडिंग अथॉरिटी उस पर एक शो कॉज भेजेगा, नॉट लेस देन 30 days, एक शो कॉज भेजेगा, कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू, तीन चीज तुम 3 बार बताओ मेरे को, तुम बताओ मेरे को क्या बताओ, 3 बार बताओ। सबसे पहले बताओ कि सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है। दूसरी बार बताओ कि एविडेंस ऑन विच मैं रिलाई कर पाऊँ, एडजूडिंग अथॉरिटी कैन रिलाई अपॉन, ऐसा कोई एविडेंस भी बताओ। और तीसरा, शो कॉज का रिप्लाई करके बताओ कि वाई शुड दी प्रॉपर्टी नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केट। सबसे पहले पैसा बताओ कि कैसे कमाया और जिससे तुम खरीदा। दूसरा कि एविडेंस बताओ कि जिस पर हम रिलाई कर लें। और तीसरा कि हम क्यों तुम्हारा प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं करते मनी लॉन्ड्रिंग में और इन्वॉल्व नहीं करते और कन्फिस्केट नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तुम बताओ, तीनों में तुमको मेरे को बताना है। एडजूडिंग अथॉरिटी ऐसा बोलेगा शो कॉज नोटिस में विद इन 30 days, मतलब मिल वो ऊपर का रिसीट मिलने के विद इन 30 days वो शो कॉज नोटिस भेज देगा। ठीक है, इसके बाद वो जवाब देगा शो कॉज नोटिस का। आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई टू दी शो कॉज नोटिस एंड हियरिंग द अग्रीव्ड पर्सन, उसको हियरिंग का भी दिया जाएगा मौका, इसका मतलब, और सारा मटेरियल फैक्ट्स को, रेलिवेंट मटेरियल्स को कंसिडर करने के बाद वो अपना फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा। और फिर उसके बाद दो चीज़ हो सकता है, या तो वो कंफर्म कर दे अटैचमेंट, या तो वो बोल दे कि रिलीज कर दो। अगर वो कंफर्म कर दिया अंडर सेक्शन 5 जो अटैचमेंट था उसको, प्रोविजनल को पूरा, या फिर जो 17-18 में जो को फ्रीज किया था उसको, उसका रिटेंशन करने बोल दिया, कंफर्म कर दिया उसका रिटेंशन, तब उसको जो कंफर्म्ड अटैचमेंट होगा, फाइनल अटैचमेंट होगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो भी तब तक चलेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तब तक ही अटैच रहेगा। इन्वेस्टिगेशन का पीरियड दैट शैल नॉट बी मोर देन 365 days। और इसमें कोई भी स्टे ऑफ कोर्ट नहीं होगा भाई, एनी कोर्ट। इससे पहले जो 180 days था फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट, उसमें हाई कोर्ट का स्टे लिखा हुआ था सिर्फ। इसमें जो है, इसमें विल एक्सक्लूड पीरियड ऑफ स्टे बाई एनी कोर्ट, एनी कोर्ट। और उसमें 30 days वाला भी कोई बात नहीं है, सिर्फ एनी कोर्ट लिख दिया है। और उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा ऑन पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। अच्छा, अगर कंफर्मेशन में डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज पर्सन उसके बाद जाके उसका पोजेशन ले लेगा, अगर पोजेशन नहीं पॉसिबल है तो उसको डीम्ड पोजेशन मान लिया जाएगा। अच्छा, अटैचमेंट के बाद वो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा ट्रायल के लिए, ट्रायल ही डिसाइड करेगा कि क्या होता है नहीं होता है। मतलब अभी जो मैं बोला कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा कंफर्म करना है कि रिलीज करना है, वो कर दिया, उसको जो जो है वो अपना रिपोर्ट बना दिया, फिर वो स्पेशल कोर्ट को बता देगा, स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा आगे। स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा तो 3 केस हो सकता है। सबसे पहला केस कि वो बोल दिया हाँ कि मनी लॉन्ड्रिंग कमिटेड है, वो ये कंक्लूड कर दिया, और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और यूज्ड भी है, और कन्फिस्केट कर लो, बात खत्म। दूसरा केस हो सकता है कि वो कंक्लूड कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, और प्रॉपर्टी रिलीज कर दो पर्सन को जिससे तुम लिया है। ठीक है। तीसरा केस, जहाँ पे ट्रायल हो ही नहीं पाया, या फिर नहीं 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 ट्रायल हुआ था लेकिन ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन, तब स्पेशल कोर्ट जो है ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन इंटाइटल्ड टू अटैच प्रॉपर्टी, तब वो एक ऑर्डर पास कर सकता है एज अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, कन्फिस्केट का भी ये तो रिलीज का भी, जो उसका मर्जी, जो भी डायरेक्टर उसके बात करके बोले। अच्छा, ये कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट करेगा। किसके बोलने, किसकी बात करेगा? एडजुडिंग अथॉरिटी का सुनने की बात करेगा। जब वो एडजुडिंग अथॉरिटी कंफर्म कर दे, अगर मतलब ये क्या बोलते हैं वो, तभी नहीं कंफर्म करेगा तो अलग बात है, वो कंफर्म कर दे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जाएगा स्पेशल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाएगा स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा इसको कन्फिस्केट करना है कि कन्फिस्केट नहीं करना है। अटैचमेंट हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, कन्फिस्केशन हो गया। वेयर द प्रॉपर्टी इज कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्पेशल कोर्ट मे ऑर्डर the central government to restore any property part thereof to a claimant with legitimate interest। किसी भला आदमी के साथ अगर कुछ गलत हो गया है, suffered a quantifiable loss, provided claimant has acted in good faith
and incurred loss despite reasonable precaution and not involved in money laundering. अगर कोई भला आदमी है, क्लेमेंट है, जिसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट था, जिसका क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है, जो कि गुड फेथ में एक्ट किया है और उसके पास रीजनेबल प्रिकॉशन भी वो इनकर किया था, लिया था, तब, और वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है, तब special court may order the central government to restore any property, any such part thereof to the claimant. Next, section 9, vesting of properties of central government. अगर कोई भी कन्फिस्केशन किया जा रहा है तो उसका सारा राइट्स और टाइटल्स इन सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट एब्सोल्युटली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस. अगर स्पेशल कोर्ट या एडजुडिंग अथॉरिटी को ऐसा ओपिनियन में ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इनकम्बरेंस या लीज होल्ड इंटरेस्ट कोई भी ऐसा बनाया गया है, is created with the intention to defeat provisions of this act, it may declare such interest void and properties vested free of such interest. इसका लेकिन ऐसा मतलब नहीं होगा कि जो पर्सन जो ऐसा किया था उसका जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है. अगर वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पास से कोई कार खरीदा और कार को जाके गिरवी दे दिया कहीं पर, तो वो गिरवी वाला चीज़ जो है वो फ्री ऑफ इनकम्बरेंस हट जाएगा वो चीज़, लेकिन तब भी आदमी के पास लाइबिलिटी रहेगा. मैनेजमेंट ऑफ कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी सेक्शन 10. जब कन्फिस्केट हो गया उसके बाद प्रॉपर्टी को मैनेज भी तो करना पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट ऑफिसर नॉट लेस देन जॉइंट secretary to the government, joint secretary to the government, to act as the administrator, to act as the administrator. अब एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या करेगा, उसके पास दो काम रहेगा, टू रिसीव एंड टू मैनेज such property in the prescribed manner, to receive and manage. दूसरा काम, to take measures as the central government may direct to dispose of such property vested in the central government under section 9. मतलब पहला है to receive and manage, दूसरा है to dispose the property. पहला है to receive and manage, दूसरा है to dispose as per directions of the central government. नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो है कि सेम एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट. मतलब पार्सेरो, पार्सेरो क्या था, पार्सेरो था पी से प्रोडक्शन, ए से अटेंडेंस, ये इसके बाद वाला जो आर है वो काटा हुआ है ना. तो फिर कब इसके बाद हो गया सी कमीशंस, फिर है एविडेंस, फिर है रिप्रेजेंटेशन और अदर. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में था रिक्वायरिंग डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फिर था attendance, summoning and enforcing attendance of any person and examining them on oath. फिर था commissions, issuing commissions for the examination of witness or documents. फिर था evidence, receiving evidence on affidavit. फिर था representation, dismissing a representation for default या फिर deciding it ex parte, या फिर setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it ex parte, और एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर. ये था पार्सेरो, पावर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेम एज सिविल कोर्ट. आगे का जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी. सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होता है. 4 जन होता है रिपोर्टिंग एंटिटी. पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा इंटरमीडियरी, चौथा पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन. अच्छा, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन कौन होता है. 5 जन होता है. ग्रास्पो, जी से हो गया गेम्स, जो लोग गेम्स खिलाता है, मतलब जैसे कि पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटी फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस, कसिनो, ये सब फॉर कैश या काइंड जो भी. जी आर से रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. ए से एजेंट, कोई भी एजेंट किसका, रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट एजेंट एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट ब्ला ब्ला ब्ला, एनुअल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपया मात्र. GRAS सेफ कीपिंग, person engaged in safekeeping and administration of cash and liquid cash and liquid securities as notified by the central government. ग्रास्पो, पी से प्रीशियस मेटल्स, डीलर इन प्रीशियस मेटल्स या प्रीशियस स्टोन्स या फिर हाई वैल्यू गुड्स, जो भी engage in cash transactions with customers for more than equal to 10 lakh rupees in a single transaction or several operations that appear to be linked.
और ग्रास्पो ओ से अदर एक्टिविटी एज में बी नोटिफाइड। ये हो गया पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन। इसके अलावा और 3 जन कौन था? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी। बैंकिंग कंपनी मतलब कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी में भी 4 जन आता है। इंटरमीडियरी मतलब person registered under section 12 of SEBI Act, person registered as under section 12 of SEBI Act 1992, या फिर कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज पर 2 ऑफ SCRA 1956, या फिर कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट FCRA, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये अलग वाला FCRA है वो नहीं। और इंटरमीडिएरी रजिस्टर्ड अंडर PFRDA, जैसे आरडा होता है तो ये PFRDA। फिर से एक बार चारों, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी, कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्रा, एसोसिएशन अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, या फिर इंटरमीडिएरी अंडर PFRDA। ये लोग इंटरमीडिएरी हुआ। इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, पर्सन कैरिंग बिजनेस हो गया। रिपोर्टिंग एंटिटी, अच्छा रिपोर्टिंग एंटिटी तो मालूम चल गया कौन है। और इन लोगों का काम क्या है? वो लोगों को सबसे पहला काम है, 2 काम है बेसिकली। सबसे पहले की वेरिफिकेशन करना, दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन क्या है? सेक्शन 11A, रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट का और बेनिफिशियल ओनर का, जो मतलब टेक्निकली पैसा जिसका हुआ वो, उन सब का वेरिफिकेशन करना है। कैसे? अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंक है तो उसको आधार से कर सकता है वो ऑथेंटिकेट, या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है अंडर सेम एक्ट, या फिर पासपोर्ट ले सकता है कंसर्न्ड पर्सन का, या फिर कोई और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस UIDAI, मतलब जो आधार का अथॉरिटी है, मे परमिट रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंक टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन अंडर क्लॉज A। मतलब आधार सिर्फ बैंक ही कर सकता है अभी, बाकी लोगों के लिए बाकी काम है। अगर लेकिन चाहे तो किसी और को भी बोल सकता है करने के लिए। बैंकिंग कंपनी टू मेक अदर मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑल्सो अवेलेबल, किसी के पास आधार नहीं है तो, ठीक है। जो बाकी 3 लिखा हुआ है, ऑफलाइन या पासपोर्ट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी। अच्छा, यूज ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो चॉइस होना चाहिए किसका? क्लाइंट का या बेनिफिशियल ओनर का, ठीक है। कोई भी ऐसा मोड जो रहे वो रिपोर्टिंग एंटिटी स्टोर करके नहीं रखेगा, बायोमेट्रिक या आधार नंबर ऐसा कुछ भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल सेफ गार्ड बोल देगा। ये था वेरिफिकेशन का। दूसरा है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। Every reporting entity shall maintain records of all transactions so as to be able to reconstruct individual transactions. कितना दिन के लिए? For 5 years from the transaction between client and reporting entity. For 5 years from the date of transaction. ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वो फर्निश करेगा सारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को। कौन? ईडी का डायरेक्टर को सारे इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सच ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड अटेम्प्टेड ऑफ सच नेचर और वैल्यू एज प्रिस्क्राइब्ड। कब? ठीक है, मतलब बताना है उसको सामने, ये उसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में है कि मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी। जो ऊपर आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आया था ना, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, प्लस सारा अकाउंट फाइल्स और सारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी क्लाइंट का रखना है। कब तक रखना है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप या फिर अकाउंट क्लोजर, विच एवर इज लेटर, जितना दिन के लिए टान पाए। लेटर, एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप या फिर क्लोजर ऑफ अकाउंट, विच एवर इज लेटर। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कॉन्फिडेंशियल रखना है उस पीरियड के लिए जो पीरियड मेंशन ऊपर किया गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग एंटिटी बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। इसके बाद एक बोला है कि एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 12A। यह है कि कोई भी डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का मे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 11A, मतलब वेरिफिकेशन वाला, या फिर 12 ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाला, फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो लोग मांग सकते हैं। और रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इन दी स्पेसिफाइड टाइम। इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द डायरेक्टर एज वेल। ऊपर लिखा होता है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, डायरेक्टर को देना अलाउड है, लेकिन फिर डायरेक्टर को दे देगा, डायरेक्टर को भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये था 12A। नेक्स्ट सेक्शन 12AA, ये है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी से रिलेटेड है कि रिपोर्टिंग वेयर द क्लाइंट इज अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। अगर कोई क्लाइंट कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कर रहा है तो रिपोर्टिंग एंटिटी को 3 चीज़ करना है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या होता है देखेंगे। क्या क्या 3 चीज़ करना है पहले? सबसे पहले वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ सच क्लाइंट, वही आधार उधार वाला वो सब। सेकेंड स्टेप होगा टेक एडिशनल स्टेप टू एग्जामिन ओनरशिप या फाइनेंशियल पोजीशन या सोर्स ऑफ फंड। एग्जामिन ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन और सोर्स ऑफ फंड। थर्ड है टेक एडिशनल स्टेप टू रिकॉर्ड
टू रिकॉर्ड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन या नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। तो क्या 3 काम करना अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हुआ है तो वेरिफिकेशन करना है, एग्जामिन करना है, रिकॉर्ड करना है। वेरिफिकेशन नॉर्मल सा बात है, एग्जामिन क्या क्या करना है, ओनरशिप का या सोर्स ऑफ फंड्स का या फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। रिकॉर्ड क्या करना है, पर्पस क्या है ट्रांजैक्शन का और नेचर बिटवीन द रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है ऊपर का, मतलब वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आधार नहीं दे रहे हैं, वो एग्जामिन नहीं कर पा रहे, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। Reporting entity suspects that the transactions likely involved the proceeds of crime, then increase future monitoring of business relationship with the client। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इनहांस ड्यू डिलीजेंस का, इसको 5 साल तक डेट, ट्रांजैक्शन डेट से रखना है। अच्छा, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है ये कर रहा है उसका मतलब क्या होता है? CFIR, सबसे पहले C से कैश, विड्रॉल या डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। F से हो गया फॉरेक्स, ट्रांजैक्शंस इन फॉरेक्स एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। आई से हो गया इंपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन इन हाई वैल्यू इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, ट्रांजैक्शन इन हाई वैल्यू इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। इसके बाद CFIR, आर से रिस्क, अदर ट्रांजैक्शंस वेयर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये सब चीज होने से भी इनहांस ड्यू डिलिजेंस करना है रिपोर्टिंग एंटिटी को। रिपोर्टिंग एंटिटी का नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 13, द पावर ऑफ डायरेक्टर टू मेक इंक्वायरी एंड इम्पोज फाइन। फाइन क्या होगा? सेक्शन 13 ऑन रिपोर्टिंग एंटिटी, कि अगर इंक्वायरी के दौरान डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि कैसे, कब लगेगा, ऑन ओन मोशन या एप्लीकेशन बाय एनी पर्सन, तब वो cause make या cause inquiry to be made of reporting entity with respect to fulfillment of its obligation। अच्छा, ड्यूरिंग इंक्वायरी हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, अगर डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कि ऑडिट होना जरूरी है, तब वो रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलेगा कि अपना ऑडिट करवाओ। किससे? सीए से। सीए कहाँ से लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल से। पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगा। अच्छा, इंक्वायरी के दौरान अगर डायरेक्टर को कोई भी नॉन कंप्लायंस फाइंड होता है रिपोर्टिंग एंटिटी से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या एम्प्लॉय से, तब डायरेक्टर 3-4 चीज कर सकता है। मेजर WIP, मेजर WIP, एम से मेजर, WIP। मेजर क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा टू सेंड रिपोर्ट्स ऑन मेजर्स बीइंग टेकन, कि क्या क्या चीज़ आप सुधार करने के लिए क्या मेजर्स कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट बना के भेजिए। WIP वार्निंग, W फॉर वार्निंग, इशू वार्निंग इन राइटिंग, वार्निंग इशू करेगा। I इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, और P से फिर पेनल्टी ठोकेगा। कितना पेनल्टी ठोक सकता है? 10,000 रुपया से 1,00,000 रुपया फॉर ईच फेलियर। कोई डे वे नहीं है, सिर्फ फेलियर है। हर गलती का या तो 10,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कुछ भी वो पेनल्टी ठोक सकता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर रहेगा, ये जो भी इंक्वायरी उसके बाद कुछ भी है सबका, वो ऑर्डर टू ऑल रिपोर्टिंग एंटिटी हु इज पार्टी टू दी प्रोसीडिंग्स। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 14, दैट नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी या डायरेक्टर या एम्प्लॉइज फॉर फर्निंग इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 12। अगर 12 में कोई मांगा है डायरेक्टर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन, तब उसको देने में कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक के पे क्लाइंट नहीं ठोक सकता कि आप मेरा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्यों दिए, नहीं कर सकता ऐसा कोई। नेक्स्ट, एपलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेक्शन 25, एपलेट ट्राइब्यूनल कौन होगा? वही जो सेक्शन 12 ऑफ स्मगलर एंड फॉरेक्स मैनिपुलेटर या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 में है। स्मगलर एंड फॉरेक्स मैनिपुलेटर एक्ट, सफेमा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 26, अपील टू एपलेट, हु कैन प्रेफर एन अपील टू द एपलेट ट्राइब्यूनल? 2 जन कर सकता है। सबसे पहले डायरेक्टर या फिर पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहले ऑर्डर पास किया, उसका ऑर्डर से किसी को अगर दिक्कत है, वो आदमी या फिर डायरेक्टर, या फिर सेकेंड पॉइंट, द रिपोर्टिंग एंटिटी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 13(2). 13 कौन सा था? पावर ऑफ डायरेक्टर टू मेक इंक्वायरी, और फिर वो पेनल्टी ठोक सकता है। मेजर WIP वाला चीज़ है ना, तो उसमें एक ऑर्डर है तो डायरेक्टर या कोई भी अग्रीव पार्टी, और डायरेक्टर का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग एंटिटी। कब तक? विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। कंडोनेशन फॉर डिले, यस, नो टाइम लिमिट, 45 + X days। इसके बाद एपेलेट ट्राइब्यूनल, इसके बाद नॉर्मल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास करेगा, मॉडिफाई करेगा, कंफर्म करेगा, सेट असाइड करेगा। ऑर्डर का जो कॉपी रहेगा वो
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अदर पार्टीज को भेजा जाएगा. Appellate tribunal to deal with such appeal as expeditiously as possible and dispose within 6 months. क्या क्या पावर रहेगा appellate tribunal का? Not bound by CCP civil procedure code जो है, guided by principle of natural justice. पावर क्या रहेगा सिविल कोड का? वही पार्सरो एक कोर्ट का डिक्री है, इसको उसका इज्जत दिया जाएगा. इसका जो प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लेवल का प्रोसीडिंग्स इसके साथ किया जाएगा. डिसीजन बाई मेजॉरिटी होगा कि कोई भी मेंबर का बेंच का अगर डिफरेंट पॉइंट्स है तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा. मेंबर अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो रेफर किया जाएगा चेयरपर्सन को फॉर हियरिंग बाय वन और मोर अदर मेंबर्स. फिर उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु हैव फर्स्ट हर्ड इट का मेजॉरिटी देख के किया जाएगा. अच्छा, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव एनी जुरिसडिक्शन. अगर ये जो भी मामला एटी के पास गया है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर विच डायरेक्टर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एपलेट ट्राइब्यूनल इज एम्पावर्ड. ठीक है. एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट अदर देन द ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट या लॉ. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन है हाई कोर्ट से रिलेटेड. हर जगह कंपनीज एक्ट या बाकी कई जगह एपलेट ट्राइब्यूनल के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन ओनली इन पामला ये लोग सीधा नहीं, ये लोग एपलेट ट्राइब्यूनल के बाद ये लोग हाई कोर्ट पे आ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट पास नहीं जाता है. ठीक है. तो हाई कोर्ट के पहले पास जाएगा. पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल में प्रेफर अपील बिफोर द हाई कोर्ट विद इन 60 days प्लस 60 day कॉन्डेनेशन, 60 + 60 ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. यहाँ पे फैक्ट भी घुसा दिए लोग. फॉर दिस पर्पस हाई कोर्ट मीन्स इन हुज जुरिसडिक्शन. हाई कोर्ट कहाँ का हाई कोर्ट? जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन रिसाइड करता है वहाँ का हाई कोर्ट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीव्ड पार्टी है तो वहाँ जहाँ पे रेस्पोंडेंट का है, मतलब वही अग्रीव सामने वाला बंदा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरा जो है उसका जहाँ पे एरिया है वहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ पे वो रिसाइड करता है, यहाँ पे जिसका बिजनेस है. ठीक है. इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स. ये जो आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो आगे स्पेशल कोर्ट को पहले बोल दिया था ना कि तुम डिसाइड करो और बताओ प्रॉपर्टी अटैच करना कि नहीं करना, ट्रायल जो होता है वो स्पेशल कोर्ट करता है. क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कंफर्म कर दिया अटैचमेंट तो उसके बाद वो कॉन्फिस्केट होने के लिए जाता है, मतलब जो डिसीजन होता है वो स्पेशल कोर्ट लेता है, जिसको ट्रायल बोल रहे थे. तो वही स्पेशल कोर्ट के बारे में फॉर्मेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट designated one or more court of the sessions as special court, ऐसा बोल सकता है वो लोग. jurisdiction सेक्शन 44 overrides. jurisdiction वाला सेक्शन है overrides the civil procedure code जो भी है. इसके आगे offense punishable under section 4 shall be triable by the special court constituted for area where the offense committed. section 4 का जो offense है कौन सा? वही पनिशमेंट वाला बोलना चाह रहा है वो लोग. सेक्शन 3 को ऐसे मतलब 4 वैसे करके लिखा हुआ है. ऑफेंस पनिशेबल जो भी है, 3 था ऑफेंस का और 4 था पेनल्टी का. कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन कंप्लेन बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी. स्पेशल कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 3 without the accused being committed to it for trial. without the accused being committed to it for trial. अच्छा, अगर कोई भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो कॉग्निजेंस ले तो उसके बाद वो स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा, डील विद इट फ्रॉम स्पेशल कोर्ट अपना, फिर उसके बाद डील करेगा फ्रॉम द स्टेज एट विच ट्रांसफर्ड. अच्छा, ट्रायल टू बी कंडक्टेड एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स. ठीक है. अच्छा, ऑफेंस जो रहेगा, ये जिस स्पेशल कोर्ट जो डील करेगा जिससे ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा. अच्छा, नो पर्सन अक्यूज अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. नहीं बेल दिया जाएगा या फिर ऑन हिज ओन बॉन्ड नहीं, अनलेस कब? अनलेस अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दिया गया अपोज करने का और वो अपोज नहीं करता है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस सच एप्लीकेशन लेकिन कोर्ट को सेटिस्फाइड है ऑन that reasonable ground to believe that he is not guilty of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail, तब उसको दे दिया जाएगा. अच्छा, एक और केस, कुछ केसेस और है जिसमें बेल दिया जा सकता है. वो 4 केसेस है. स्पेशल कोर्ट डेट कर सकता है कब? एज 16 साल से कम हो, या तो वुमेन हो, या तो सिक इन्फर्म हो, या फिर अक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ सम लेस देन 1 crore. अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है तब इन केसेस में वो चाहे तो दे सकता है. स्पेशल कोर्ट shall take cognizance of the above offense only on complaint. cognizance कब लेगा? अपना मर्जी से तो नहीं लेगा, किसी न किसी को कंप्लेन करना होगा. कौन कंप्लेन करेगा?
या तो डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे वो उसमें एसएफआईओ था, वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी में वहाँ पे उसमें था, तभी कॉग्निजेंस है। यहाँ पे ईडी, डायरेक्टर ऑफ ईडी, और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को कंप्लेन से ही स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। अच्छा, पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस ओनली व्हेन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा तो ही पुलिस बीच में आएगा। नेक्स्ट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स में है, इसमें सेक्शन 56, 57, 58, 59, 58A, 58B, 60 सब है, लेकिन सब पे घुमा फिरा के मोटा मोटी सेम ही बात लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ दूसरा कंट्री का, उस कंट्री का जो मामला हुआ उसमें और हम लोगों कंट्री के बीच में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट आदान प्रदान हो सकता है। अच्छा, एक और वर्ड लिखा हुआ है क्रॉस बॉर्डर ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, शेड्यूल ऑफेंस करो और ट्रांसफर करो, मतलब कोई भी जगह पे कंडक्ट एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया विच वुड हैव बीन, अगर वो इंडिया में होता तो फिर वो इंडिया का शेड्यूल ऑफेंस में माना जाता, एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इंडिया में ला चुका है, सिर्फ कोशिश नहीं किया है, अटेम्प्टेड वाला चीज नहीं देना जाएगा, ला चुका है, तो फिर वो ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन होगा। या फिर कोई भी ऑफेंस जो इंडिया में हुआ है जो कि शेड्यूल ऑफेंस है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या फिर उसका पार्ट को इंडिया के बाहर भेज चुका है या फिर भेजने का कोशिश भी कर रहा था, तो फिर इसको ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन माना जाएगा। ऐसा कब होगा? अरेंजमेंट, अच्छा इसमें क्या होगा फिर? अरेंजमेंट होगा बिटवीन फॉरेन कंट्रीज एंड इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्रीमेंट मेंटर करेगा फॉर इन्फोर्सिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर इन्फोर्सिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एक प्रोविजन वो लोग बना सकता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अग्रीमेंट। अच्छा, कैसे होगा? सबसे पहले अगर इंडिया एप्लीकेशन, मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया को चाहिए बाहर से हेल्प, तो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर उसका कोई सुपीरियर बंदा, किसको? स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट बीच में आ जाएगा। स्पेशल कोर्ट जो है वो, उसको लगेगा सब कुछ ठीक है, हाँ हाँ देना चाहिए, हेल्प कर मांगना चाहिए हम लोग को, तो फिर वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा टू द कंपीटेंट अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब सामने वाला देश, कंपीटेंट अथॉरिटी उसका जो रहेगा उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा टू, तीन चीज, एग्जामिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, एग्जामिन, टेक स्टेप्स एंड फॉरवर्ड एविडेंस। एग्जामिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, टेक स्टेप्स एज द स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई इन द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और तीसरा फॉरवर्ड एविडेंस टू द स्पेशल कोर्ट। डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा, ऐसा कोई भी फॉरवर्ड एविडेंस आया तो। अच्छा, सामने वाला कंट्री को, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को अगर हेल्प चाहिए तो फिर सामने वाला कंट्री, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाएगा। सामने वाला कंट्री हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर स्पेशल कोर्ट आगे जो है वो एग्जीक्यूशन का सारा काम काज करेगा। यही सब चीज़ जो है वो आगे और डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, स्पेशल कोर्ट को लगता है कि किसी को समन कराए या किसी का वारंट इशू कराए, तो वो सामने वाला देश भी कर देगा। स्पेशल कोर्ट शैल सेंड डुप्लीकेट ऑफ सच समन से वारंट टू सच जज या मजिस्ट्रेट थ्रू नोटिफाइड अथॉरिटी, जहाँ जब केस का जो जुरिस्डिक्शन में आता है, और जो भी केस का जज या कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो भी रहेगा, शैल कॉज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड, वो आगे काम कर देगा। वही चीज़ लिखा होता है बस। ठीक है, आगे है नेक्स्ट सेक्शन है फाइन्स एंड पेनल्टी। अगर ये है पहला, हम लोग जो फाइन पढ़ रहे हैं 62 वाला सेक्शन, वो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रिलेटेड में, कि अगर कोई भी अथॉरिटी या फिर ऑफिसर अपना पावर का गलत यूज करता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर दिस एक्ट रूल्स विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या करता है? किसी बिल्डिंग का सर्च या किसी प्लेस का सर्च कर देता है, या फिर किसी को डिटेन करता है या सर्च करता है या अरेस्ट करता है, किसी बंदा को, कोई जगह या बिल्डिंग या प्लेस का वो सर्च करता है, या कोई बंदा को डिटेन, सर्च या अरेस्ट करता है बिना कोई रीज़न राइटिंग में, तब हर ऑफेंस के लिए 2 साल का जेल या फिर 50,000 का फाइन, या फिर दोनों और बोथ, जेल फॉर 2 years, 50,000 फाइन और बोथ। ये था ऑफिसर लोगों पे। दूसरा, लोगों पे पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। दो केस हो गया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया या नहीं दिया, नहीं दे पाया कोई भी रीजन की वजह से। अगर फॉल्स दिया तो ऊपर वाला जो है सेम, जेल अप टू 2 years या फिर फाइन या बोथ फॉर एनी पर्सन विलफुली या मेलिशियसली गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड कॉजिंग द सर्च या अरेस्ट टू बी मेड।
अच्छा, अगर फेलियर हो गया, अगर वो ही वॉज लीगली बाउंड टू आंसर and refused to answer, या legally required to sign the document but refused to sign a document, या फिर summon to attend या produce documents but omit from such attendance या production, अगर ऐसा कुछ भी काम करता है वो भले कोई भी रीजन की वजह से, तो उसमें 500 रुपया से लेके 1000 रुपया तक का, 10,000 रुपया, 500 से 10,000, 500 से 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे आरई वाला, रिपोर्टिंग एंटिटी वाला, वो था 10,000 रुपये से 1 लाख फॉर ईच डिफॉल्ट। ये है 500 से लेके 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट या फेलियर, ओनली आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, तो देंगे ही। अच्छा, जो भी नेक्स्ट सेक्शन 64, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये जो भी 62 वाला ऑफिसर लोगों पे या 63 वाला नॉर्मल इंसान लोगों पे जो भी ऑफेंस का पेनल्टी लगेगा, वो कैसे, उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने के बाद ही कोई कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन या रिफ्यूज कर सकता है कोई भी रिक्वेस्ट विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव सैंक्शन या रिफ्यूज विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। कोई कोर्ट बोले कि तुम अप्रूवल दो, तो वो 90 डेज के अंदर सैंक्शन कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वही CCP 1973 टू अप्लाई सो फार एज इन नॉन इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो CCP एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर कैसे होगा? 66, परफॉर्मेंस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ दिस एक्ट, कोई डायरेक्टर इस एक्ट का कोई भी काम करते दौरान अगर डायरेक्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिला जो कि डायरेक्टर का ओपिनियन में या फिर कोई ऑथराइज पर्सन का ओपिनियन में सच इन्फॉर्मेशन में भी नेसेसरी फॉर द ऑफिसर अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ, कोई और लॉ के अंदर, तब डायरेक्टर चाहे तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को उस लॉ के अंदर का जो भी ऑफिसर है उसको भेज सकता है। कैसे? अगर किसको अगर कोई अंडर लॉ विद रिस्पेक्ट टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स या ड्यूटी, एसेस, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, डीलिंग्स इन फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी वाला एक्ट वाला, या प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक अंडर NDPS, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 वाला, या फिर एनी अदर लॉ उसमें है तो उसको भेज सकते हैं। और फिर वाइस वर्सा, सामने वाला को भी कहीं मिला तो वो हम लोग का ED को भी भेज सकता है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोई भी अगर फाइन नहीं दे पा रहा है, नहीं दिया 6 महीना के अंदर, तो फिर 6 महीना के बाद उसको इम्पोज, मतलब उसके ऊपर हम लोग रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर देंगे, रिकवरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। और पावर क्या रहेगा जो रिकवरी करेगा? सेम पावर एज द टैक्स रिकवरी TRO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। अच्छा, इसके बाद सबसे जनरल सा पॉइंट है, जो भी ऑफेंस बाई कंपनी होगा, तो कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रवेंशन के टाइम पर, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 70, कोई भी बंदा जो कॉन्ट्रवेंशन के टाइम पर कंपनी का इंचार्ज था या फिर कंपनी का बिजनेस देख रहता है, और कंपनी पूरा का पूरा खुद भी गिल्टी रहेगा ऑफेंस के लिए, और उसके ऊपर लाइबल फॉर पनिशमेंट एंड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम अकॉर्डिंगली। अच्छा, कोई भी पर्सन शैल नॉट बी लाइबल अगर वो प्रूफ कर दिया कि वो उसके नॉलेज के बिना हुआ था, या फिर वो पूरा कोशिश किया ही एक्साइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा, अगर ऐसा प्रूव हो गया कि कॉन्ट्रावेंशन हैज़ टेकन प्लेस विद द कंसेंट और कन्वेंस ऑफ, या फिर इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ कौन? डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर, सच डायरेक्टर या मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड। अच्छा, इन सबसेक्शन के लिए कंपनी होगा तो फिर कंपनी मतलब कोई बॉडी, कॉर्पोरेट या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो डायरेक्टर को चेंज करके पार्टनर लिख दो, बाकी हर चीज जो उस पर कानून एप्लीकेबल है वो तो है ही। इसके बाद सेक्शन 71 इंपॉर्टेंट, कि दिस एक्ट ओवरराइड्स एनी अदर लॉ for the time being in force. This act overrides any other law for the time being in force. इसके बाद लास्ट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर, सेक्शन 72, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। अगर किसी का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, फॉर पर्सन एलिजिबल टू प्रेफर इन अपील, अगर किसी बंदा को अपील करने के लिए वो एलिजिबल है या फिर अपील फाइल कर चुका है, तब इट शैल बी लॉफुल फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर ऑफिस असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास हक होगा, एज द केस मे बी, टू प्रेफर एन अपील और कंटिन्यू दी अपील, कि तुम अपील चालू करो, मांगो अपील का जो भी है रिक्वेस्ट, या फिर जो अपील चालू है उसको कंटिन्यू कर सकता है, ये उसके पास पावर रहेगा। सेक्शन 72 हो गया खत्म। एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ एक्ट, मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002।